उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख अभी नहीं आई, लेकिन राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट और तैयारियां तो शुरू हो ही जाती हैं। और जब गठबंधन की राजनीति का दौर हो तो थोड़ी खींचतान भी हो जाती है, दो चाहे इधर का पाला हो चाहे उधर का पाला हो। और उसमें भी जिसे हम एनडीए को देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पहले शायद ही कभी अपने एलाइज के साथ सीटों के बंटवारे में उसको कभी कोई विशेष प्रयास करना पड़ा हो, कभी नहीं। जो दे दिया सहयोगियों ने चुपचाप प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया, बोले भाई यही प्रसाद है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में हवा कुछ बदली सी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास छोटे छोटे सहयोगी दल हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, राजभर की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी है। 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है और भाजपा के ये चारों एलाइज अपने लिए 2-2 सीट मांग रहे हैं। अब मसला ये खड़ा होता है कि फिर भाजपा 2 सीट पर लड़ेगी कि 4 पर लड़ेगी कुल। भाजपा इनको इतनी सीटें देगी नहीं देगी वो बात का विषय है, लेकिन समझने का विषय ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के ये साथी दल सहयोगी दलों के भीतर इतना हौसला कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा से प्रसाद स्वरूप जो सीट मिली उसको सिर माथे लगा के खड़े रहने वाले सहयोगी दल अब बाई इलेक्शन में ताल ठोक रहे हैं। जो पूरब की पार्टी है वो कह रही है हम कानपुर में भी चुनाव लड़ेंगे, सीसामऊ में। इसके पीछे कोई कारण विशेष है क्या? ये महत्वपूर्ण है संकेतक। और इसी के समानांतर एक दूसरी स्थिति है इंडिया गठबंधन में। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जितनी सीटें दे दी, कांग्रेस थोड़ी बहुत नानुकुर करके उतने पे राजी हो गई। वो उसको कि कांग्रेस को भी अनुमान नहीं था कि भाई हमारी क्या स्थिति है, वो भी इसमें थी कि हमारी तो उत्तर प्रदेश में कोई विशेष तैयारी नहीं। लेकिन 6 सीट जीत गई कांग्रेस। अब वो जीत सपा के कारण गई अलग विषय है, लेकिन जीत तो गई। उसके खाते में दर्ज तो हुई 6 सीटें। तो कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी, बोली भाई ये जो 10 सीटें हैं इनमें 50-50 कर लो। 50 पर अखिलेश बाबू आप लड़ लो, 50 पर हाथ का पंजा चलेगा। आप सोचिए, कभी अखिलेश यादव ने सोचा होगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन नहीं कोई इलेक्शन हो कांग्रेस के साथ 50-50 का अलायंस करेगी? कांग्रेस ने 10 विधानसभा सीटों पर अपने ऑब्जर्वर प्रभारी बैठाल दिए। बोले भाई ये क्या करेंगे? बोले ये सब वहां इलेक्शन की तैयारी कराएंगे। सपा ने अभी सब पर प्रभारी घोषित तो नहीं किया कर पाई सभा, लेकिन कांग्रेस ने कर दिए। इस कांग्रेस के इस तेज चाल के मायने क्या हैं? कांग्रेस की ये अति सक्रियता, इसके मायने क्या हैं? और समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के इस ढंग की मांग के आगे यहां झुक गई बाई इलेक्शन में, तो अभी कुछ 2 साल बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तब क्या होगा? क्या कांग्रेस 2027 के लिए अपनी भूमिका और प्रस्तावना लिख रही है इस बाई इलेक्शन के जरिए, ताकि 27 में जब वो सीटें मांगे, निगोशिएशन टेबल पर बैठे, तो उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे? और भाजपा को भी यही चिंता और अखिलेश जी को भी यही चिंता होगी, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो सहयोगी दल हैं ये 27 की तैयारी कर रहे हैं क्या बाई इलेक्शन के जरिए? वहां के लिए अपना केस तैयार कर रहे हैं क्या? कद से ज्यादा सीटें, हैसियत से ज्यादा सीटें मांगकर क्या 27 की पेशबंदी कर रहे हैं भाजपा और सपा के सहयोगी दल? एक बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं।
के रण में होने वाले 10 सीटों के दंगल में दो तरफा दांव पेंच का आलम दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले अभी बंटवारे का भी तनाव दिख रहा है। इसमें बीजेपी और सपा दोनों के लिए अपनों से ही चुनौती है। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें बीजेपी ने सभी सीटों पर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। 10 सीटों के लिए टॉप 5 नेताओं को टास्क दिया गया है, लेकिन बीजेपी के अपने ही यानी सहयोगी दलों ने नया संकट खड़ा कर दिया है। जयंत चौधरी के जज्बात जहां 3 सीट के लिए जोर मार रहे हैं, तो निषाद पार्टी मझवा और कटहरी की 2 सीटों पर दावा कर रही है। हमारे उम्मीदवार भी रहेंगे, हमारा सिंबल भी रहेगा, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो लोकल होगा, कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की और जनता का और वहाँ के लोकल लोगों का पसंद का सिंबल रूप से होगा। 2 सीटों पर हाँ, दोनों सीट पहले भी लड़े थे। एक बार हमने जीता था भोजन भरी थाली से, आज सांसद हैं भदोही से, दूसरे पर बहुत कम वोटों से मैं हारा। वहीं अपना दल वाली अनुप्रिया पटेल ने स्वार टांडा की तर्ज पर कानपुर की सीसामऊ सीट पर दावा ठोककर बीजेपी के लिए नई दिक्कत दे दी है। एनडीए के सहयोगी दल अपना दल एस ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। दरअसल उनकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल कानपुर आई थी और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ की जो कमेटी है, जिला अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव और अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस मांग को उठा दिया है कि सीसामऊ सीट अपना दल के पास जाना चाहिए। और ये मांग उन्होंने क्यों उठाई है, इसके पीछे उनका तर्क भी है। पहला तर्क तो यही है कि चूंकि बीजेपी पिछले 22 सालों से लगातार कोशिशों के बावजूद भी इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा पा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला था रामपुर की स्वार टांडा सीट पर। इधर लोकसभा चुनाव में गठबंधन के जरिए बीजेपी का गणित बिगाड़ चुकी सपा कांग्रेस में उपचुनाव की सीटों के बंटवारे पर थोड़ा तनाव दिख रहा है। समाजवादी पार्टी 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रभारी घोषित कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खबर है कि कांग्रेस भी खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सरीखी सीटों पर अपना दावा कर रही है। बहरहाल बीजेपी जहां 10 सीटों पर जीत के लिए दम लगा रही है, सीएम योगी खुद कमान संभाल कर मैदान में हैं, तो वहीं सहयोगी दलों के साथ बंटवारे का पेच अभी बाकी है। समाजवादी पार्टी के लिए भी कांग्रेस के खेमे से यही चुनौती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अपनों की डिमांड पूरा कर पाएंगी बीजेपी और सपा। सवाल ये भी है कि बीजेपी के अपनों की जो डिमांड बढ़ रही है, उसके पीछे के कारण और कमजोरी क्या है। क्या यूपी से दिल्ली तक आरक्षण पर सजा रण भी एक बड़ा मुद्दा है। एक बड़ी सामान्य सी समझ है लोक जीवन में कि जब आपका शरीर कमज़ोर हो तो उसमें तमाम तरीके की समस्याएं अपने आप आकर डेरा डाल लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी की स्थिति है, लोकसभा चुनाव के बाद जो उसकी स्थिति बनी, मुझे लग रहा उससे उसके सहयोगी दल थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो गए और उनको लगा यही समय है, सही समय है, इसी समय अर्धम में ले लो और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करो ताकि 27 के लिए एक रास्ता खुले। और इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी के सामने समस्या ये है कि कांग्रेस अब ये मानने को तैयार नहीं किसी सूरत में, ना उजारे में ना अंधियारे में, कि अब वो उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है। उसको लग रहा है 6 सीट हमने जीतनी, बल्ले बल्ले अब हमारी और जो हम सो सपा, इसलिए 50-50 करो। इधर भाजपा के सहयोगी अति उत्साह में आ गए लोकसभा का परिणाम देखकर, और उधर कांग्रेस अति उत्साह में आ गई अपना परिणाम देखकर। अब संकट हो गया सपा के लिए और भाजपा के लिए कि इस अति उत्साह वाले सहयोगियों को धरातल पर लाएं तो लाएं कैसे।
मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी को, ओपी सिंह साहब का स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कपिश जी का स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। रविंद्र पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल, रविंद्र जी का बहुत स्वागत। ओपी सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो जाने कौन कौन से रोग आके शरीर में व्यवधान पैदा कर देते हैं। नहीं, डॉक्टर कहते भैया अपनी क्षमता बढ़ाओ तब बचोगे, नहीं तो फिर अटैक हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि जब से एनडीए बना, मोदी जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं, अटल जी की कार्यकाल की छोड़ दीजिए, तब से जो भी आपने कोई चुनाव हो, चुंगी का हो और चाहे लोकसभा का हो, प्रसाद की तरह जो जिसके हाथ में रख दिया, किसी को बतासा, किसी को चूरा, किसी को लड्डू, उसने माथे पर लगाया, बोला जय हो, अहो भाग्य, और वही ग्रहण कर लिया, चाहे कोई पार्टी रही हो, बड़ी से बड़ी। क्या अब मैं देख रहा हूं जब बड़ी बड़ी पार्टियां आपके हाथ से प्रसाद ग्रहण करके अहो भाग्य मानती थी, आज अनुप्रिया कह रही कि हम शीशामऊ लड़ेंगे। क्या? और संजय निषाद कह रहे कि नहीं, वो तो 2 सीटें तो हमारी है ही, उसमें तो कुछ कहने नहीं है, हमारे सिंबल से ही लड़ेंगे। तो ये थोड़ा बात अजब से नहीं लग रही कुछ? ये अतिरिक्त जो वो क्या बोलेंगे, ताकत का इंजेक्शन जो है, ये लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आपको लग रहा है कि ये कुछ राजनीतिक परिदृश्य एनडीए के भीतर का बदल रहा है? ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कुछ कम हुई है, यह सर्वमान्य है, मानना पड़ेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि 62 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, यह सत्य है। और उत्तर प्रदेश में 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारी दूसरी बार सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद जी के बाद पहला मुख्यमंत्री है जो इतना लंबा कार्य करता है। स्वाभाविक है, हम हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें अतिरेक वाली बात नहीं है कि हम तू ना। सहयोगी पार्टियां वो दावा करती है और दावा करना भी चाहिए, आपके साथ वो चुनाव में लड़ते हैं, उनके जो मतदाता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं दमखम के साथ लड़ते हैं, तो वो हर चुनाव में सहयोगी दल डिमांड तो अपनी करते ही। लेकिन 2014 से लेकर के आज तक जो आपने कहा ना कि अब तक तो जो रहा सो ठीक रहा, तो अब भी ठीक रहेगा। ठीक है, मांगना उनका नैतिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वो 2 सीटें 3 सीटें जितनी सीटें मांग रही हो मांग। लेकिन आप देखिएगा कि जब उपचुनाव की घोषणा होगी तो सभी सहयोगी दल मिल बैठ करके इस बार भी वो सीटों का बंटवारा हमारा शांतिपूर्ण और प्रेम भाव से बंटवारा होगा। हाँ, लेकिन एक जरूर बात ये जरूर है, ठीक है, हम लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हार गए, लेकिन जब अब जो 10 विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। इस बार फिर संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, पीडीए का नारा, हम समझते हैं कि करनी और कथनी में अंतर के कारण कमजोर पड़ जाए। ठीक, ओपी सिंह जी आएंगे, दोबारा में आएंगे, दोबारा में आते हैं। अयोध्या में चुनाव होने वाला है। ओपी भाई दोबारा में आते हैं, मैं कपिश जी के पास चलूं, लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन जरूर रखूंगा। कुछ तो बदला है, क्या बदला है ये आपस में फरियालो, लेकिन कुछ बदला है। मैं क्या बदला इस पर बहस में नहीं पड़ूंगा। कपिश जी हैं, ओपी सिंह जी हैं, सब लोग बैठ के आपस में निपट लो, फिर हमको टेलीफोन बता देना कि भैया ये रिजल्ट आया, ये बदला माना सबने। रविंद्र पटेल को बैठा, एक पब्लिक परसेप्शन होता है व्यक्ति के बारे में, पार्टी के बारे में। इंदिरा जी के बारे में एक परसेप्शन था, आयरन लेडी। ऐसा थोड़ा कि कहीं संविधान ने लिखा था उनको कई लौह महिला, नहीं ना। ननकू और रज्जाक दोनों को पता था कि भाई इंदिरा जी का जवाब नहीं, घुस के मारा, तोड़ दिया पाकिस्तान। क्या अटल बिहारी वाजपेयी, उदार, बड़े मन के, सरल व्यक्ति, ये पब्लिक धारणा। ऐसा नहीं कि इसका कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई मोहर लगाई थी।
क्या? मुलायम सिंह यादव कोई रूठे नहीं, कोई छूटे नहीं, भैया बोले नेताजी से एक बार जो मिल लिया वो तो छोड़ा नहीं, फिर निभाते। ये परसेप्शन नहीं है ना। मोदी जी का भी एक परसेप्शन था। उस परसेप्शन से इतर जब घटनाएं होती तो लोग चौंकते हैं। ओपी सिंह जी तो भाई नहीं, त्वरित निर्णय, दृढ़ संकल्प और मजबूती के साथ निर्णय, और निर्णय के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा रहना। ये धारणा सही गलत में नहीं जा रहा, लेकिन इधर जितनी तेजी से 5-6 फैसले पर सरकार वापस आई है, उससे कुछ तो तस्वीर बदली है। बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं, कुछ तो है। उसका असर कांग्रेस सपा में तो बाद में पड़ता, पहले अपने घर वालों पड़ता भैया। ओपी सिंह जी क्या वो राजभर पर, अनुप्रिया पर, जयंत पर, सब संजय निषाद पर सबसे पहले पड़ता है क्या? वो कहते हैं यही समय है, सही समय है भैया, अपना भी पैसा फरिया लो क्या? नहीं पता इससे पहले कभी कहीं आपने बाइट सुनी? इतने साल से एनडीए चल रहा है, 14 से सब मान लो मोदी जी के समय में। सच्चा है जो प्रसाद आप दे देते थे वही ऐसे करके हाथ लगा के पीछे चोटी पे हाथ लगा लेते थे। खैर कपिल जी, आपके साथ भी उतना बड़ा धर्म संकट नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही से निपटना सुलझना है, कांग्रेस से। लेकिन ये ठीक है कि कांग्रेस जब आपके पास आई थी लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसको लगता था कि भाई वो उत्तर प्रदेश में बहुत ही विचित्र स्थिति में है, लुटी पिटी अवस्था में है, तो साइकिल का सहयोग मिलेगा तो हो जाएगा। अब उसके ग्रह नक्षत्र हो, आपके हो, कुछ भी हो, 6 सीट कांग्रेस पा गई। अब वो मानने को तैयार नहीं होगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो कि नहीं अभी आपको और टाइम चाहिए। वो कहे ना पूरा टाइम हो गया आपके, अब तो हम खुद ही बराबर में। इसीलिए जितने अखिलेश जी ने प्रभारी घोषित कर पाए काफी मशक्कत के बाद, उनने कांग्रेस वालों ने एक ही सांस में 10 खींच दिए। क्या बोले ये आप काहे को प्रभारी बना रहे हो? बोले प्रभारी चुनाव नहीं लड़ना हमको। तो कैसे लड़ेंगे? बोले 50-50, आधे पे अखिलेश जी, आधे पे हम। बोले बराबरी पे हाथ मिलाएंगे अब तो। लो भैया कर लो बात कवि जी। इसीलिए कहा जाता जो आईसीयू वाला मरीज जब जनरल वार्ड में आता है तो फिर उसकी तो चेतना जागृत हो ही जाती है। नहीं, और उस डॉक्टर को बड़ी खुशी भी होती है जो मरीज को ठीक कर देता है। फिर वो एक मरीज ताकतवर भी होता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो उसका डॉक्टर भी खुश होता है। और जो डॉक्टर और मरीज का संबंध है वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और मैं एक बात और भी आपको जी, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं 10 पे प्रभारी नियुक्त करेगी? समाजवादी पार्टी क्यों 10 पे प्रभारी नियुक्त नहीं करेगी? हमने अभी 6 पर किया है, 4 पे और करेंगे। सब एक दूसरे के सहयोग के लिए प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो अपने अपने दलों की कमान संभाल करके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जहां कोई भी लड़ेगा, चाहे वो सपा का लीडर हो या कांग्रेस का लीडर हो, वो इंडिया गठबंधन का लीडर होगा। इसलिए हम भी पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेंगे और वो भी हमारी पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने किया था। आपस में हम लोगों के बीच में वो निषाद पार्टी वाली कशिश नहीं है। और एक बात और भी कहते हैं, ये फैसला दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच होना है। इसमें ना तो हम कुछ कह सकते हैं, ना हमारे मित्र जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह पाएंगे, और ना ही हम दोनों के प्रदेश अध्यक्ष इसमें कोई निर्णय ले पाएंगे। जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, दोनों कमेटियों की साथ में होगी, दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में बैठेंगे, और ये बहुत आसानी से निर्णय होगा। जैसा हम लोगों ने संसदीय इलेक्शन में लड़ा था, वैसे ही हम लोग इस उपचुनाव के अंदर भी लड़ेंगे, और 10 में 10 पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जीत जाए, और ये आपको होता हुआ नजर आए। ठीक, कपिल बाबू ने कहा कि भाई उन्होंने जो बात कही वो सैद्धांतिक बात है, और राजनीति सिद्धांतों से कभी चलती नहीं। राजनीति तो 100 ने 1000% प्रैक्टिकलिटी है। कपिल जी ने कहा ठीक है, जैसे हम लोग निबंध लिखते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यहाँ से निबंध शुरू करते थे। त्रिपाठी जी बैठे तो गुरु जी हैं, तो जानते ही हैं। तो
मसला वो नहीं है कि एक एक कार्यकर्ता एक है और पूरा इंडिया गठबंधन लड़ेगा, पीडीए लड़ेगा, सारी बातें अच्छी हैं भाषण में। एनडीए वाले बोले तो भी यही कहूँगा, आप बोले तो भी यही कह रहा हूँ। व्यक्ति लड़ता है चुनाव, सबसे पहले पार्टी में भी जूतम पजार होती है अंदरूनी, बोले जीत जाएगा तो परमानेंट सीट चली जाएगी, इसे हराओ तब ना अगली बार अपना चांस लगेगा, ये तो पार्टी के भीतर हो जाता है। ऐसा गौतम बुद्ध कौन है राजनीति में जो कहा कि नहीं नहीं सब लोग एक है, कोई लड़े पूरा सब मिल के लड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं राजनीति में तो नहीं देखा 35 साल में भाई। लिखत पढ़त में कुछ भी कह लो, मैंने जो नेताओं की बातें सुनी वो यही सुनी, और आप जानते हो मैं मुंह फट हूं, मैं बहुत सारी बातें यहां कोट कर दूं लेकिन फिर बहुत तनाव हो जाएगा, वो ठीक नहीं। इसलिए इसीलिए चर्चा होती है भाई कि अच्छा फिर कपीश भाई ने इतना उसको सरलीकृत कर दिया, बोले भाई वो क्यों नहीं 10 पे करेंगे, ठीक। हम कह रहे जब आपने 6 पे किया है तो वो सीधे 10 पर ठोक दिए, वो भी थोड़ा खड़ामा चलते। बड़े भाई ने 6 पे किया, वो 4 पे कर देते, फिर 2 पे कर देते, फिर 2 पे कर देते, तो थोड़ा एक लिहाज बना रहता। नहीं, देवरानी जिठानी ने 1 साड़ी खरीदी, देवरानी ने 5 खरीद के बाहर टांग दी, बोले आओ मिलाओ हाथ। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। त्रिपाठी जी कांग्रेस के मित्र कहते भाई साहब अब हम कोई पीछे थोड़ी ना है, बोले खड़ी हो गई कांग्रेस। मैं पूछता हूँ सच्ची में हो गई खड़ी, देख लो ना बाद में लोचाओ। बोले ना भाई साहब हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले वो बैठे जीत के बताइए, किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, बोले अब खड़ी नहीं हुई क्या कांग्रेस। इसीलिए मैंने किसी से सुना था कि भाई क्या रहेगा, तो बोले 50-50 रहेगा, रहने की क्या बात है इसमें, आधे ही सपा लड़ेगी आधी हम लड़ेंगे। दादी की मृत्यु हो गई, आदमी रो रहे थे, बोले क्यों रो रहे, दादी 120 साल की थी। अरे बोले दादी के लिए कौन रो रहा है, मौत ने दरवाजा देख लिया, कल जवान जवान को ले जाएगी तब क्या करेंगे। मैं उपचुनाव पर फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरी भी दृष्टि 27 पर है जहां कपीश जी की है और ओपी सिंह की है। 27 के लिए पेशबंदी कर रही है कांग्रेस बाई इलेक्शन के जरिए कि भाई इसमें चर्चा क्या 50-50 करना है, और कहीं 27 में भी आपने यही एटीट्यूड रख दिया तब तो बड़ा कहर हो जाएगा। मसला यहां पर है मित्र। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और सभी इससे सहमत हैं। आपकी भी जो बातें हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है, वो राजनीति से भी ज़्यादा पेचीदा है। दरअसल इस समय हम पूरे देश में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान को बचाने की और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसमें इंडिया गठबंधन में जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो एक साथ हैं। आज सोचने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौनी कैसे हो गई। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर हमने भी अपने लोग खड़े तैयार किए और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार किए, और इंडिया गठबंधन ने जब चुनाव लड़ा तो कोई ऐसी भी विसंगति हम लोगों के सामने नहीं आई। ठीक उसी तरह से इन 10 सीटों पे भी इसी तरह से लड़ाई होगी। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, चूंकि हमारे केंद्र में सीटों की गिनती नहीं है, हमारे लक्ष्य के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जैसी अताताई और झूठी सरकार को हटाना है। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने के लिए केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि इस देश में योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं, और दुनिया में मोदी जी अभी 2-4 दिन पहले तक आप और सपा सब लोग केशव मौर्य को कंधे बैठाने घूम रहे थे, अब कह रहे मौर्य ऐसा कह रहे। नहीं अमिताभ जी, हम लोगों ने कभी कंधे पे नहीं बिठाया, वो इस लायक ही नहीं है। चूंकि उनके साथ, चूंकि वो स्टूल वाले मंत्री हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है तो संवेदनाएं रहती हैं। 2017 में उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी लड़ाई लड़ी और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते योगी जी आके गद्दी पे बैठ गए, बेचारे आके 22 में तो चुनाव हार गए, हारे हुए विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तो बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का है, और इस उपचुनाव में आप देखिएगा कहीं की नहीं बचने वाली है ये भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर
जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जनता हमारे साथ है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज अंतर विरोधों से घिर गई है और बुरी तरह से खींचतान मची हुई है, जिसका परिणाम देखिएगा। और 27वीं सरकार उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में नहीं होगी। जी ठीक है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने तो आज ऐसा लग रहा है कि वो दधीच की कहानी पढ़ के आए हैं कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो हड्डियां भी दान कर दूंगा। क्या कह रहे, सीटों का कोई विषय ही नहीं है, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा वैराग्य भाव राजनीति में मैं तो कभी नहीं देखा भाई 35 साल में। क्या धैतेरे की सब तरफ देखिए, पार्टी के भीतर तो धैतेरे की है यार। आप बता रहे हो गठबंधन और फिर कह रहे हो नहीं इसको स्वीकार कर लो ना महाराज, ये ज्यादा हो जाएगा, ये पानी से भी अंदर नहीं जाएगा, है ना। आदमी पैसा 2-3-4 करोड़ रुपया लगाता है चुनाव में, बोले चुनाव हमारे लिए कुछ नहीं, हम तो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे क्या अमेरिका को भारत में ले आएंगे, शामिल कराएंगे, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर आदमी कह रहा भैया संविधान, तो एक काम करो संविधान को एनएसजी और एसपीजी सुरक्षा दे दो, फिर अगर इतने खतरा है। नहीं, गजब बात है। आजकल जिससे बात करो क्या हो रहा, बोले संविधान बचा रहे हैं। अरे संविधान के तहत तो चुनाव हो रहे हैं, तभी भाषण हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, संविधान है इसीलिए चुनाव हो रहे हैं। और अब तो जम्मू कश्मीर में भी होने जा रहे हैं चुनाव भैया। खैर रविंद्र पटेल जी, मुझे लगता है आप दधीच वाली बात नहीं करेंगे कि नहीं हम लोग तो हड्डियां दान करने आए हैं और राजनीति करने नहीं आए हैं और देश बचाने और देश बनाने और एवरेस्ट पे झंडा फहराने आए हैं टाइप का है। क्योंकि मसला बड़ा सीधा होता है, नेता के पास जब जिले का नेता और मंडल का नेता जाता तो वो भी दो टूक कहता भैया हमें चुनाव लड़ाओ कि नहीं लड़ाओ, हमें बता दो, नहीं हम कहीं और देख लें। राजनीति इस हद तक प्रैक्टिकलिटी पर आकर टिक गई आज के दौर में। क्या आदमी कहता अगर आपके पास मेरे लिए कुछ नहीं है तो हम आपके नाम का सिंदूर मांग में क्यों भर के घूमेंगे। पटेल साहब, इसीलिए मुझे लग रहा है आपने भी 3 सीट के लिए 3 सीटों पर अपना गमछा रख दिया, बोले देखो 3 पर रखो कुछ तो बात बनेगी। नहीं सर देखिए, हमारे साथ तो 3 सीटों पे जो हमने रखा है या 3 सीटों की जो हमारी बात जी, वो इसलिए है कि मीरापुर सीट हमारे विधायक थे आदरणीय चंदन चौहान जी, और अलीगढ़ जिले की जो खैर सीट है जिसको पिछले 2 बार से अनु वाल्मीकि जी जीत रहे थे, इस बार वो सांसद हो गए तो सीट रिक्त हुई है। और जो गाजियाबाद की सीट, ये व्यवहारिक रूप से आप देखिए जब गठबंधन होता है तो 2 पार्टियों की बात होती है, 2 पार्टियों के विचारधारा से जुड़े हुए वर्कर होते हैं जो किसी एक विषय पर एक मत पे इकट्ठा होकर के एक लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हम पूरी तरीके से ओत-प्रोत हैं। हमारी पार्टी का अपना भी एक एजेंडा है, हमारी पार्टी के अपने एक आदर्श है, हमारे सिद्धांत है, हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ मुद्दों पे समझौते किए जाते हैं। अब उस मुद्दे पे समझौते के आधार पे हम एनडीए के घटक दल हैं और हम एनडीए के जो सामूहिक निर्णय हैं हम उन पे आगे बढ़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अभी पूरी तरीके से हम लोगों को कमर कस के संगठन को मजबूत करने के लिए कहा है। हमने आगामी 23 तारीख को लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में बैठा हूं, मैंने वहां मीटिंग बुलाई है। इसी तरीके से मीरापुर, खैर और तमाम क्षेत्रों में जहां हम चुनाव लड़ने की अभिलाषा रखने हम तो 10 सीटों को अपना मान रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष होता है जहां पे हम लड़ सकते हैं, हमारे पास उम्मीदवार और दूसरे लोगों से बेहतर है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन हम बेहतर रखते हैं, हम दावा वहां कर रहे हैं। अब रही बात जहां आपने, मैं पूरा पैनल बड़ा ध्यान से सुन रहा था, देखिए सर, राजनीति धर्म का धंधा तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। और आपके पास तो लंबा तजुर्बा है, आपके डिबेट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कभी कभी बड़ी मौज भी आती है सर। जब आप कभी बड़ी गंभीर बात बड़े हल्के अंदाज में कह जाते हैं तो लगता है कि कितने हल्के फुल्के, दिन भर की तनाव दूर हो जाती है। माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मतलब दिन भर की थकान। अभी जैसे आपने एक बात कही कि हम धर्म का काम करने यहाँ तो नहीं आए हैं और ना ही सब कुछ छोड़ के त्याग की भावना लेके आए, हम भी कुछ पाने आए हैं। मैं भी 25 साल से आरएलडी की सेवा कर रहा हूँ, घर परिवार को त्याग करके। कल रक्षाबंधन का दिन था, आज लखनऊ बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा भी अपना एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। और हमारे नेता की नजर में हमारी कर्मठता, हमारी कार्यकुशलता उनकी नजर में है। हमने अपनी बात को, कार्यकर्ताओं की बात को
नेता के तक पहुंचा दिया। ठीक है पटेल जी। आदरणीय जयंत चौधरी क्या फैसला लेंगे वो देखा जाए। जी ठीक बात है। ये क्या कम गनीमत है भाजपा के ऊपर, ये कम उपकार नहीं है कि संजय निषाद ने अभी तक ये नहीं कहा कि कश्मीर में भी हम 20 सीट लड़ेंगे अपने सिंबल पर। ये कम है क्या ओम प्रकाश जी? वक्त खराब हो तो बड़ा बवाल पीछे लग जाता है। नहीं, सूर्य बुध गुरु की दशाएं कुछ वैसी हो जाए विचलन वाली तो ये हाल हो जाता है। कहे सब ये रहे कि हाँ 10 सीटें हमारी, लेकिन फिर भी 3 हम लेके रहेंगे। क्या त्याग के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम 3 पे लड़ेंगे जरूर। और कांग्रेस कह रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है, इसलिए ऐसी परिस्थिति बन रही है। ओपी सिंह जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस की जो मजबूत स्थिति है और 2014 से जो उनकी मजबूत स्थिति वो छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी की भी कमोबेश यही स्थिति रही, लेकिन अमिताभ जी इस बार उनको कुछ सीटें बढ़ी। सीटें बढ़ने का मतलब तो नहीं हो गया कि आपकी केंद्र में सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश में फिर 27 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और जो केपी त्रिपाठी जी ने बड़े इत्मीनान से कहा कि हम दोनों हाथ मिलाकर खड़े हैं इस मझधार में। समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह ने कांग्रेस के धुर विरोध में ही खड़ा किया था। समाजवादी पार्टी की संरचना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हुई थी और इनकी गलबहियां तो मध्य प्रदेश में आपने देखा था अभी जो चुनाव हुआ था, क्या क्या जी भर भर के गालियां दोनों दी थी। अरे ये मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के डर के मारे, ये डर के मारे मजबूरी में ये दोनों एक हुए, चलो हम तुम मिलकर कुछ अपनी इज्जत उत्तर प्रदेश में बचा ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि हम 3 पर हैं, तुम 1 पर हो, पता नहीं ये 24 में क्या होगा। तो ये आ गए। दूसरी बात, जिस संविधान की बात हो रही हम समझ में नहीं पाते, अपनी बड़ी पत्रकारिता की है। संविधान बचाओ, देश बचाओ। ये संविधान बचा रहे, देश बचा रहे कि अपने को बचा रहे? ये अपने को मजबूत कर रहे। कांग्रेस भी कह रही है संविधान बचाओ। वो कांग्रेस कह रही है जो आप बचपन में 1975 में मुगलों का और अंग्रेजों का शासन देखा था। क्या देखा था? इमरजेंसी, स्वतंत्रता नहीं थी अखबार छापने की, संपादकी जाती थी, पढ़ लिया जाता था, तब अखबार छपता था, वो भी देखा। और जिस तरह से दूसरे देशों में जाकर के नए साहबजादे गांधी परिवार के चश्मो चिराग संविधान की धज्जियां उड़ाए, वो भी देखे। और मनमोहन सरकार में कैबिनेट के पास प्रस्ताव को सरेआम फाड़ के फेंक दिया, वो भी संविधान को हम लोगों ने देखा। और वो लोग कह रहे हैं कि साहब इस देश में 75 साल सरकार रही, 58 साल हमारी सरकार थी। और 58 सुनिए, 58 साल में नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक देश के अंदर चुनी हुई संवैधानिक 68 प्रदेश सरकारों को बर्खास्त किया है। वो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। और पीडीए की बात वो लोग कर, 1 मिनट में तो दे दीजिए। पीडीए की बात वो कर रहे हैं जो अयोध्या में लोकसभा तो जीत गए, लेकिन मोहित खान जो भदरसा के ब्लॉक प्रमुख थे समाजवादी पार्टी के, उस पर मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और न तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो लड़की जो 12 साल के उसके साथ बलात्कार हुआ वो पीडीए की नहीं है, वो निषाद की बेटी है, पीडीए की नहीं है। क्या वो हो? देखिए चुनाव होगा, मैंने कहा ना, तो ये तो हर बार होता है, कानून व्यवस्था, विकास और संविधान, आरक्षण, लेकिन कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जो हरदोई, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। मैं कपिश जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात और कहूंगा कि इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि इस वक्त जो देश का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें आरक्षण नाम का शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। वो जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा अभी आज, लेकिन आरक्षण का आपके लिए कहीं ना कहीं फसावट पैदा कर रहा है। ये सीधी भर्ती का विज्ञापन किसने निकाला था? ये क्या कपिश दे के आए थे? इनने बना दिया था? नहीं ना,
सरकारी लोगों ने विज्ञापन निकाला। अब आपने कहा कि नहीं वो उसमें आरक्षण नहीं लागू हुआ इसलिए अब इसको वापस लो। समाजवादी पार्टी को, राहुल गांधी को ये कहने से कौन रोक पाएगा कि हमने आंदोलन की धमकी दी तो विड्रॉ हो गया? कौन रोक पाएगा? फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा कहने से। पहले ये देखा दाखी क्यों नहीं हुई विज्ञापन में? ओपी सिंह जी, बड़ा प्रश्न है। पहले देखा दाखी क्यों नहीं हुई? कोई भांग के नशे में काम हो रहा है क्या? बोले नहीं, थोड़ी सावन का महीना था, भंग बूटी छान ली थी, उसी वक्त विज्ञापन जारी कर दिया। ऐसा तो है नहीं। अब बूटी छानने वालों को अलग रखो, अगर यही काम हो रहा तो। अब अखिलेश यादव को पूरा राइट है ये कहने के लिए कि हम 2 अक्टूबर को धमकी दिए और विड्रॉ हो गया। इस संयोग ही सही, लेकिन उनको अधिकार तो है ना फिर बोलने का। ये बार बार 59,000 की भर्ती, 69,000 की, इधर आरक्षित वाले बच्चे आज लखनऊ में धरने बैठ गए। समझिए ओपी सिंह जी, छोड़िए उपचुनाव, पहले इसको तो समेट लीजिए। और जो अनारक्षित है यानी सामान्य वर्ग का है, वो भी आपके खिलाफ सड़क पर खड़ा है। तो कुछ तो ग्रह नक्षत्र है ना। और जो विपक्ष में है उसके लिए तो सुविधा होती है, उसे तो सिर्फ वाचिक समर्थन देना है। लेकिन आप क्या करोगे? खैर, कपिल श्रीवास्तव जी, मैंने देखा कि अखिलेश जी ने उदार हृदय होके केशव जी को एक रेनी सीजन मानसून ऑफर दे दिया था कि 100 लाओ, शपथ ले जाओ, शपथ ले लो। अब मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्ग के 2 सबसे प्रभावशाली चेहरे, अखिलेश यादव और केशव मौर्य, वही आपस में गुत्थम गुत्थी हो रही है। नहीं, हर 2 घंटे पे एक दोनों तरफ से एक तीखा ट्वीट खड़काया जा रहा है। क्या धै तेरे की स्टाइल का? क्या नहीं, पहले जब छोटे तो खेलते थे छल कबड्डी आल ताल, क्या उस टाइप का माहौल हो रहा है। और दोनों पिछड़े नेता, बड़े नेता, न ये छोटे न वो छोटे, को बड़ छोट कहता अपराधु, किसे छोटा कहे भैया। ऐसा क्या हो गया? अमिताभ जी, चक्कर ये है कि वो है पी से, और पी के होने के नाते उनको भाजपा में मिलता है स्टूल। हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि भाई स्टूल से उठा के कुर्सी बैठा दे, और उनके साथ 2 और मुस्टंडे हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो उनको पीछे से चढ़ाते हैं कि अब की बार शिकार तुम्हें करना है, अब की तुम्हारा शिकार छोड़ा हुआ हम खाएंगे। लेकिन बाद में वही 2 मंदिर। तो हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कोरामीन की इंजेक्शन लगा के कि मुर्दा जग जाए, मुर्दा जग जाए, आप मानसून ऑफर ले लो, और नहीं ऑफर लोगे तो फिर कड़वी दवाई ले लो, लेकिन खड़े हो जाओ क्योंकि पी के हो, मेहनत तुमने की, और ये जो है मस्ती लूट रहे हैं, जबकि मुस्टंडे तुम्हारे साथ हैं फिर भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग बतावें कि हम लोग केशव बाबू के साथ दिल से, क्योंकि वो पी से हैं और उनकी बड़ा निरादर हुआ। अभी हमारे मित्र पता नहीं कहाँ वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उसमें गए थे, बार बार कहते हैं यार राजनीति में एक उंगली दिखाओगे 3 आपकी तरफ होगी। ओपी राजभर साहब का स्टेटमेंट क्या घुमा घुमा के ले आवे, या निषाद जी का या अनुप्रिया जी का, अच्छा नहीं लगेगा आपको, उसमें वक्त जाया चल जाएगा। लेकिन एक चीज तो हम कहेंगे अभी साहब कि जो आपने ए फॉर आरक्षण कहा है, ये एस फॉर संविधान भी है। ये संविधान की हत्यारी पार्टी है। आपने कहा ना कि लो भाई अब तो कम से कम ये कश्मीर में भी करा रहे हैं, आप खुद बता दिए कि ये संविधान के विरोधी आदमी, क्योंकि 6 महीने तक ही किसी सरकार को सस्पेंड किया जा सकता है संविधान के अनुसार, उसके बाद चुनाव हो जाने चाहिए, और अगर चुनाव नहीं हुआ तो इसके मतलब इन्होंने हत्या कर दी। और अब चूंकि सिकुड़ गई, अब मोदी सरकार से एनडीए सरकार बन गई, तो इनकी मजबूरी है, चाहे वो आरक्षण का स्टेटस वापस
करवा लेने में कि नहीं भाई अब आरक्षण के साथ होगा, यू टर्न लेना पड़ेगा। और भोजपुरी में वो कहावत नहीं कहना चाहते हैं जो थूकने के बाद वो करना पड़ा वाली कहावत है। लेकिन यह हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इसी कगार पर बैठी हुई और 69,000 शिक्षक में जो पिछड़ों के साथ अनदेखी की गई, इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जिसको संवैधानिक दर्जा दिया, उसने इन पर टीका टिप्पणी कर दी, उंगली उठा दी कि भैया 27 की जगह क्यों 4% का आरक्षण दे रहे हो, संवैधानिक रूप से 27% का आरक्षण उन्हें प्राप्त है, लेकिन नहीं साहब हम तो संविधान की हत्या करेंगे। तो उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिए हुए अपने ही मानस पुत्र पिछड़ा वर्ग आयोग को ही भंग कर दिया। और अब जब ये हाई कोर्ट ने इनको आईना दिखाया है फिर से करने का, तो अब इनके ऊपर है, करें, देखा जाए कैसे जस्टिफाइड करते हैं अपने आप को पीडीए के लिए। और साथ ही साथ ये भी कि किस तरीके से आरक्षण के साथ ये खड़े होते हैं। भेदभाव तो दिखाई दे गया पहले ही, और अभी जो इन्होंने यू टर्न लिया है नोटिफिकेशन पर, वो आपके सामने है कि ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, इनका मुखड़ा आरक्षण विरोध का है। वोट लेने की बारी आती है तो दलित से लेकर पिछड़ा तक हिंदू हो जाता है, हिंदू के नाम पे डेमोग्राफी चलाई जाती है और तमाम चीजें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आप तो हिंदुओं के साथ भी नहीं खड़े हो, ना बांग्लादेश में खड़े हो, ना कश्मीर में पंडित बसा सके 16 साल जो है और 13 दिन की सरकार में, लेकिन बावजूद उसके आपको ये दम्भ भरना। ठीक है, कमलेश बाबू रुकना होगा, त्रिपाठी जी के पास चलूं। मेरी समझ ये कहती है, भारत की राजनीति और भारत की जनता को देखने समझने के बाद मेरी समझ ये बनी है कि भारत में सामान्य जन में संविधान का मतलब आरक्षण, ठीक। बाकी संविधान तो नेताओं ने नहीं पढ़ा, जनता कैसे पढ़ लेगी? बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता संविधान कितने खंड है, कितने अनुच्छेद है, कितनी बार संशोधन हो गया। वो तो संविधान तो ऐसा है, मतलब माइक हो, माला हो, मंच हो तो अपने झाड़ो कलेक्टरगंज, पढ़ने क्या जरूरत है? जैसे वेदों के बारे में है, कहीं का व्हाट्सएप का ज्ञान लोग चेप देते, कहते वेद कहते हैं। और कौन सा वेद कहता चाचा मेरे? 4 वेद है, उसमें बताओ ना। बोले पुराण में लिखा। अरे कितने 18 पुराण है, बताओ ना किस में लिखा? वैसे गरीब की गाय संविधान बना दिया। ननकू को समझ आता संविधान केवल आरक्षण, उसमें जब भी छेड़छाड़ हुई या नैरेटिव बना, उसका राजनीतिक नफा नुकसान बहुत शार्प हुआ, बहुत शार्प। ओपी सिंह जी से मांगो इस बात को बहुत गहरे से समझिएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी से परे चीज है। वो बिना टीवी पे आए, बिना अखबार में छपे, खट से कुएं में जैसे बाल्टी डालो झप से नीचे जाती है, वैसे नीचे तक जाती है। जो पढ़ा नहीं उसको भी समझ आ जाता है कि क्या मसला है। और उसमें भी अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की जमीन हो, राम भजो, फिर तो समझ लो पराली की उसमें कोई ने बीड़ी पी के फेंक दी, 5 मिनट में पूरा खेत साफ, धुआं धुआं। आरक्षण वैसे। खैर त्रिपाठी जी, मसला वही कि संविधान बचाने की लड़ाई, आपने कहा कि भाई हम लोग तो बड़े लक्ष्य के लिए चल रहे हैं और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका भी जो संविधान प्रेम है क्या, वो इतना विचित्र रहा है। अब वो देश के हृदय स्थल पर, वो भी मैं वो नहीं जाऊंगा कि 68 बार इंदिरा जी ने सरकारें बर्खास्त की, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा राजनीति में। क्या फर्क पड़ा जब थाने में दरोगा ने प्लास से नाखून खींच लिए? क्या बाप मर गया, अम्मा मर गई, पेरोल नहीं दिया, बाप बंद कहां है, लड़का जान नहीं पाया मीसा DIR में? क्या एक ही लाठी सबके दी आपने, सटासट नहीं? तो फिर आप जब ये कहते हो कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी मेरा व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी कोई लालच नहीं, हम लोग तो बस संविधान के लिए कुर्बानी देने आए हैं, तो बात थोड़ी जमती नहीं। भाई जो बात आदमी कहे उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी उसकी पुष्टि करे ना। जी अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है, लेकिन मैं इस पे एक ही लाइन कहूंगा कि जो आपातकाल लगा था
वो भी संविधान के अनुच्छेद के आधार पर लगा था, और ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, और इसीलिए बाद में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार ला पाई। लेकिन अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता ओपी सिंह साहब बहुत अनुभवी हैं, और पता नहीं कौन सा बिरहा गा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कैसे हुई, तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करती है, हमारा डीएनए एक है। आप सोचिए कि आप जो ये बंटवारे की राजनीति लेकर आए हैं, आप जो विभाजन की राजनीति लेकर आए हैं, और अमिताभ जी आपने अभी लेटरल एंट्री का प्रश्न उठाया था, ये 2015 से देश में हो रही है, इस पे लगातार बात हुई। तब क्या था कि थोड़ी सीट निकाली, कम सीट निकाली, विज्ञापन ओपन नहीं किया, डायरेक्ट आवेदन ले लिए, लेकिन कई बार इस पर प्रश्न उठाया, और आज जब खुलकर सामने आ गया पब्लिक फोरम में, चूंकि ये लड़ाई हम पहले 15 से नहीं हो रही, ये तो आप तो 10, 12, 15 लोग भर्ती कर चुके, बड़े नाम, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा नाम है। नहीं अमिताभ जी, लेटरल एंट्री सीधी भर्ती ये मोदी सरकार बनने के बाद प्रपोजल आया और यूपीएससी को दिया गया। अच्छा अरे भाई वो तंत्र मंत्र से आए थे डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह? नहीं अमिताभ जी, वो व्यवस्था से आए थे, लेकिन इस व्यवस्था को बना देना, इसको एक नियम बना देना, और यूपीएससी के थ्रू परीक्षा, मैं यूपीएससी की तैयारी कराता हूं, जो बच्चे पूरी अपनी जवानी लगा दे रहे हैं उनका तो मतलब नहीं है, और आप डायरेक्ट पीछे गेट से, मैं कहने में कतई कोई गुरेज नहीं की, आप जनता को शौचालय देते रहे। भैया मनमोहन सिंह और बिमल जालान और बाकी जो लोग 10-15 लोग आप लाए थे अपने हिसाब से चुन के, हैं वो यूपीएससी दे के आए थे? नहीं ना, लोग आए, और वो व्यवस्था नहीं थी। गलत बात नहीं करो भाई, वो यूपीएससी से आए थे। नहीं थी अमिताभ जी, अपवाद हर जगह होते हैं, व्यवस्था चलाने के लिए लोगों की वो भर्ती होती है। अरे मैं पूछ रहा हूं भाई, बना दें कि हर साल 45 लोगों की भर्ती आप बिना आपने तो डायरेक्ट, एक मिनट भैया त्रिपाठी जी, आपने तो डायरेक्ट एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर उठाया और उससे कहा भाई तुम कल सुबह आ जाओ, फाइनेंस सेक्रेटरी चार्ज ले लो। क्या वो कौन सी एंट्री थी, वो कौन सा गेट पास था, किस आधार पर मिला था? मैं सिर्फ वही समझना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसी के तहत जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था के इतना बड़ा जानकार है कि देश में बड़ा प्रोफेसर है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में क्लासेस लेता है, उसको सरकार लाकर अगर जो वित्त मंत्रालय में भूमिका देती है, तो ये सरकार कौन आज इससे मना कर सकता है? ना भैया, ये बात तर्क नहीं चलेगा त्रिपाठी जी, आप टीचर हो, आप तो ऐसा तर्क कर दो ना, ये गड़बड़ है, घोटाला हो जाएगा इसमें ना। नहीं घोटाला नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ठीक, अपवाद के रूप में चलेगा। एक मिनट रुक जाइए, ठीक 1 मिनट रुक जाइए, मैं पटेल साहब पास चलूं, उससे पहले ये तथ्य स्पष्ट कर दूं ताकि कम से कम मेरे ऊपर आक्षेप ना आए कि बात अधूरी रही और असत्य रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह समय की कसौटी पर एक विद्वान प्रधानमंत्री साबित हुए। मैं विद्वान प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल करूंगा, इससे न कम न इससे ज्यादा, ये अलग बात है। ठीक, जब वो लाए गए तो उससे पहले तो उनका वित्त मंत्री, वित्त सचिव के रूप में इम्तिहान लिया नहीं गया था, और त्रिपाठी जी ने कितनी सरलता से कौन सी बात कह दी कि नहीं एक विद्वान प्रोफेसर, 10,000 ऐसे विद्वान प्रोफेसर हैं देश भर में अलग अलग विषयों के, भैया तो सबको सेक्रेटरी बनाएंगे? नहीं, जिस टिकट से आपने उनको अंदर गेट में एंट्री दिलाई उसी से दिला रहे। अब इनका वक्त थोड़ा इस वक्त ढीला चल रहा है, दशाएं इनकी गड़बड़ है तो ठीक है, बाकी आपने तो जो अच्छा लग गया उसको डायरेक्ट बना ही दिया, पूछा किसी से? और एक बात जो आई ना कि कांग्रेस ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सपा का उदय हुआ है, सपा ने भी उसमें प्रसन्नता में हामी भरी, बोले यस यस, और बोले हम भी सामाजिक न्याय है। मैं बहुत अदब से कहूँगा, देश भर में जितनी तीसरी धारा की राजनीतिक पार्टियां, जिसमें लालू जी की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी से लेके ओम प्रकाश चौटाला तक, और सब जोड़ लीजिए, डीएमके एमके सब, वो सब सामाजिक न्याय के गर्भनाल से कहीं ना कहीं जुड़ी रही। इसका फॉर्मेशन ऐसे समझ लीजिए जैसा देवी गौड़ा के समय में जो हुआ था, बीपी सिंह के समय में जो हुआ था, जो समूह था वो। लेकिन इतिहास बताता है कांग्रेस सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे कमजोर प्लेयर रही है। ये सपा को इस वक्त शूट कर रहा तो वो हामी भर रहे, कांग्रेस भी बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर और बीपी मंडल है। नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा।
जिससे मुलायम सिंह बने, लालू यादव बने, उससे पहले नहीं थे। मेरी बात सुन लीजिएगा धैर्य से। शरद यादव बने, और 4 नाम ले दूं। वो मंडल कमीशन का विषय जब आया सदन में, तो राजीव गांधी जी ने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर जो विश्वनाथ प्रताप लाए, उसकी खिलाफत की। और उस खिलाफत का असर ये रहा, ये भी आज नोट कर लीजिए कि 1900, कपीश बाबू आप खास तौर पर, नई रिश्तेदारी हुई है, ये देख लो कि मतलब ये ऐसे पूरी ना खिला दें कि बाद में दिन भर लोटा लेकर रात भर भागना पड़े। इनका इतिहास भूगोल भी समझो। बीपी सिंह जब वो लेके आए तो इन्होंने खिलाफत जब की राजीव गांधी ने, उसका परिणाम ये हुआ त्रिपाठी जी, 1984 के प्रत्याशित घटनाक्रम, इंदिरा जी की शहादत छोड़ दीजिए, के बाद से आज तक भारत ने आपको 272 नहीं दी। क्या? आज तक नहीं दी, कभी नहीं दी। ये छोटी बात है। देश ने आपको इस मन से उतार दिया कि नहीं, 272 आपको नहीं दे सकते। कांग्रेस पिछड़ों सामाजिक न्याय की पार्टी है, इसके लिए उसको अभी बहुत इम्तिहान देने बाकी हैं। हाँ, मुलायम सिंह की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, डीएमके है, बहुत सारी पार्टी है जो जन्मी ही उससे हैं। जनता दल के जितने भी घटक दल हैं सब सामाजिक न्याय के पौध हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी नहीं। मुझे राजीव जी का एक वाक्य याद है, उन्होंने कहा था आरक्षण के नाम पर क्या मूर्खों को अवसर दे दें क्या? राजीव गांधी ने कहा था। माइंडसेट अलग है। राजीव गांधी और लालू प्रसाद यादव को माइंडसेट एक थोड़ी ना हो सकता। ये अलग बात है, लालू जी आजकल उनको चंपारण का मीट बनाना सिखा रहे राहुल जी को, वो अलग रिश्ता है, लेकिन माइंडसेट बिल्कुल अलग है। इसलिए मोदी का इस तथ्य को ध्यान रखिए, सामाजिक न्याय और कांग्रेस रिश्ता थोड़ा सा इम्तिहान अभी देना बाकी है। इतनी जल्दी भरोसा पिछड़ा नहीं करना। और जहां जहां कांग्रेस मजबूत हुई, वहां वहां ये सबसे पहले नुकसान उठाएंगे तीसरी धारा के दल। क्या? ये भी बड़ी बात कहे जा रहा हूं। कपिल जी लिख लीजिए कि कहीं छोटी डायरी में, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई क्या, तो उसकी पहली कैजुअलिटी समाजवादी पार्टी होगी, और बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी तो पहली कैजुअलिटी लालू जी की पार्टी होगी। देख लीजिए, कांग्रेस गई तभी ना आप लोग आए। ये है रिश्ता, ऐसा ही है। खैर, रविंद्र पटेल जी, सर, क्या ये 27 की पोजीशनिंग है जो कांग्रेस से लेके और संजय निषाद से लेके जयंत चौधरी तक सब कर रहे हैं कि भैया आप छोटे में पहले आजमा लो 10 में, क्या, ताकि हो जाए भाई अगर हमको इसमें 2 सीट भी मिली, एक से सुन लो, तो 20% मिली क्या 10 की, तो हम वहां जाके वो कह सकते हैं भैया 20% हमारी निकालो 403 में, है क्या वैसी पोजीशन? ऐसा मैं और पार्टी को तो नहीं कह सकता, लेकिन हम उपचुनाव के चैंपियन हैं जी। और उपचुनाव जितने भी आज तक आरएलडी ने लड़ी, चाहे वो खतौली का उपचुनाव रहा हो, खैरागढ़ का उपचुनाव रहा हो, चाहे उसके बाद आपका मीरापुर का, इसके पहले भी 2000 में मिथिलेश पाल जी चुनाव जीती थी, तो उपचुनाव के हम चैंपियन रहे हैं। हमारा लोकसभा उपचुनाव रहा हो 2018 में कैराना, उपचुनाव आरएलडी जीतती रही है, चूंकि आरएलडी उपचुनाव लड़ने का अच्छा अनुभव है और तर्क भी है उसके पीछे कि जिन क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष तौर से 3 उपचुनाव होने हैं, उनमें हमारा असर अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है, तो हमारा तर्क बनता है। बाकी एनडीए जो तय कर लेगा उससे हम अलग नहीं है, एनडीए के घटक के रूप में हम हैं। हमारे नेता बहुत सौम्य है, छवि के हैं, और वो कहते हैं कि हम 10 के 10 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं कोई निश्चित संख्या तो तय करनी होगी। उस निश्चित संख्या के तहत हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पे दावा कर रहे हैं। जो मिलेगा प्रसाद समझ, आपकी भाषा में प्रसाद समझ के रख लेंगे। ठीक बात है। एक प्रश्न में ओपी सिंह जी से लेके और रविंद्र पटेल तक से एक छोटा उत्तर ले लेता। ओपी सिंह जी, हमको ऐसा लगता है कि आरक्षण का विषय भारतीय जनता पार्टी का बार बार इम्तिहान ले रहा है। नैरेटिव सही है गलत है, मैं आज उस बहस में नहीं जा रहा, क्या
लेकिन जो भी नैरेटिव बन रहा है, जो भी घटनाक्रम बन रहा है, वो कम से कम आपको फेवर तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं आपको ये फंसा रहा है। ये यूपीएससी का ही बैठे ठाले नहीं, ना उद्धव को लेना ना माधव को देना, खामोखा बवाल हो गया। मनमोहन सिंह से लेके आपके यहां तक व्यवस्था चली आ रही थी, कांग्रेसी कभी कोई नहीं बोले। आज एकदम आगे बोले संविधान लाओ रे, यूपीएससी जाना है, नई कॉपी लाओ संविधान की। ये वक्त आपका ही है ना, वरना आपने तो कई भर्ती कर दी इसमें डायरेक्ट वाली। ओपी सिंह जी, तब ना सपा बोली ना कांग्रेस बोली। आरक्षण को लेकर के जो 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ, में समाजवादी पार्टी और हमारे केपी त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम दोनों का डीएनए एक ही है। पता नहीं पहले एक था कि नहीं था, आज कुछ मामलों में जरूर एक है। आरक्षण के मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये दोनों स्पष्ट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यहाँ तक, और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ से लेकर, कि आरक्षण के मामले में किसी प्रकार का न तो कोई परिवर्तन है, न तो कहीं छेड़छाड़। हाँ, ये बात सही है कि अगर कहीं चूक हुई है तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने सुधारने की बात भी कही। ऐसा तो नहीं करना, ना ऐसा नहीं, लेकिन जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की बात को गलतफहमी पैदा की गई कि साहब इतना प्रतिशत, वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि साहब देखिए इसमें SC ST को इतना आरक्षण मिला है, इसमें OBC को इतना आरक्षण मिला है, अनारक्षित वर्ग को इतना, ये सब डाटा तो सामने आया है ना। ठीक, समय कम है, ठीक बात है। कपीश जी, यही सवाल आपसे, क्या इस वक्त भारत की राजनीति, और भारत की राजनीति मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वाभाविक तौर पर, उसमें सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर, निर्णायक कारक आरक्षण है? इसमें कहीं दो राय नहीं है। आरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अगर भारत को विश्वगुरु आपको बनाने का संकल्प लेना है तो ये संकल्प हमारे कमजोर लोगों को मजबूत करके ही लिया जा सकता है। चंद लोगों को मजबूत हो जाने से देश मजबूत नहीं होता है। देश के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे जब तक मुस्कान नहीं आएगी, वो समृद्ध नहीं होगा, तब तक ये देश खुशहाल और समृद्ध नहीं हो सकता। ठीक बात, इसलिए समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के साथ खड़ी है। त्रिपाठी जी, आप भी इस बात से सहमत हैं कि इस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स का जो ड्राइविंग इशू है, उसको जो ड्राइव कर रहा है वो आरक्षण है? ये आरक्षण में आप संविधान मतलब, मेरे लिए संविधान का मतलब आरक्षण, जनता के लिए संविधान मतलब आरक्षण, बाकी 1000 चीजें और भी है, जनता कहाँ जान रही उतना। जी, निश्चित तौर पर इस समय ड्राइविंग सीट पे राहुल गांधी जी हैं, और जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वही मुद्दे इस समय पूरी राजनीति को, देश को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर यह सामाजिक न्याय की लड़ाई कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति हारेगी, जो सभी के हितों पर धक्का डाल रही है। ठीक है महाराज, ठीक है। पटेल साहब, आपको भी इस बात लग रही है कि आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी सब मुद्दे जितने हैं वो उसके सामने छोटे हो जाते हैं, वो आग की तरह नीचे तक जाता है और प्रभाव छोड़ देता है? आरक्षण सर कोई भी के नहीं है, आरक्षण अधिकार है, विशेष अवसर है, समानता का अवसर है, और निश्चित तौर पे इस पे मैं समझता हूँ देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मत होकर के आरक्षण से कम इतनी तो हमदर्दी रखनी चाहिए कि जो समाज के अंतिम छोर पे खड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अवसर है। तो हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि आरक्षण है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर चिंतन जरूर करना चाहिए। एक बार गलती हो तो समझ में आता है, बार बार गलती हो तो मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ी है स्थायी किस्म की, उसको दुरुस्त करना होगा। एक बार गाड़ी बंद हो गई समझ में आता है, बार बार बंद हो रही, इसका मतलब इसको चेकअप कराओ। मैं तो हैरान, ये यूपीएससी का ये विज्ञप्ति जारी क्यों हुई, और जारी हुई तो फिर इस पर टिके क्यों नहीं? आरक्षण होना चाहिए, ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए, तो तब भर्ती जारी होनी चाहिए थी, नहीं? अब आप कांग्रेस को, सपा को, बसपा को सबने अपना अपना ट्वीट खड़काया इस निर्णय के बाद कि हमारे दबाव में हुआ, कैसे मना कर दोगे?
अच्छा आप मना भी कर दो, जनता तो भी तो इनकी भी तो सुनती है ना, आपकी सुनती है तो। 69,000 पर एक बात कही ओपी सिंह जी ने, वो कागज मेरे पास भी आया, कल परसों ही आ गया था शासन से। ओपी सिंह जी, ये लिखत पढ़त, राजनीति लिखत पढ़त से नहीं होती क्या? राजनीति परसेप्शन से होती है, परसेप्शन से होती है, परसेप्शन से होती है। वो कागज है मेरे इस मोबाइल में, टाइप करके आंकड़े सब बताए गए उसमें वर्गवार। ग्राउंड जीरो पर परसेप्शन क्या है उत्तर प्रदेश में? यह है कि पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हुआ, यह परसेप्शन बन गया। आपकी सरकार के बड़े लोगों ने उसको इंडोर्स किया, अनुप्रिया ने किया, संजय निषाद ने किया, राजभर ने किया, केशव जी ने किया, सबने इंडोर्स किया। तब परसेप्शन महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण दूं, सही गलत मैं नहीं कह रहा, इसलिए हमसे नाराज बहुत ज्यादा मत होना, थोड़ा ही होना, जिसको भी भाई अजीब लगे। अखिलेश यादव की सरकार में तब भी मैं इसी भूमिका में रहता था। काम भी अच्छे हुए, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं हुआ, काम भी ठीक ठाक अच्छे हुए, कई काम तो बड़े अच्छे लगे, लखनऊ वाला वो एक्सप्रेसवे और तमाम चीजें। लेकिन परसेप्शन क्या बना? खुली दुकान तुम्हारी, बंद दुकान हमारी, क्या बना ना? उस परसेप्शन का परिणाम क्या हुआ? पार्टी की 47 सीट पर आ गई थी। इस बात से कपिश जी भी सहमत होंगे, ओपी सिंह जी भी सहमत होंगे। क्या किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई क्या पूरे प्रदेश में ऐसे हुआ, लेकिन धारणा बन गई तो बन गई। सपा वाले भी ऐसे एक लिस्ट भेजते थे कि भैया देखो कहीं ऐसा नहीं हुआ। अब लिस्ट का भैया क्या करे? ननकू और रज्जाक तो मानने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि धारणा का खेल है ओपी सिंह जी। 69,000 का विषय छोटा नहीं है, उसमें आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग अगर एक दूसरे के सामने आ गए, विरोध में आ गए, तो वो स्थिति और खराब होगी। मैं इसलिए बार बार चिंतित हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट अगर चला गया तो भैंस पानी में चली जाएगी, फिर समझ लीजिए फिर गई भर्ती। ये है 5 साल से पिछड़े बच्चे, दलित बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, फिर क्या होगा? और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो अनरिजर्व लोग हैं उनकी नौकरी चली जाए। धारणाएं ऐसे बन जाती हैं। और ये जो नौकरशाह है ना, जो कागज बनाते हैं ओपी सिंह जी, क्या ये राजनीति में किसी लायक नहीं होते? क्या ये बात मैंने उत्तर प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत तौर पर भी कही। क्या कि फाइलों से कहीं देश चलता है, प्रदेश चलता? नो, नेवर। कांग्रेस को भी इतनी चैतन्यता है नहीं, वरना अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन के संस्थानों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का रास्ता खोला, एडमिशन में खोला ना। लेकिन कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं कि उसका क्रेडिट ले ले। क्या? चूंकि वो मंडल वाला इतना जोर का भूत उनके पीछे भागता है, क्या कि इनकी बात नहीं सुनता आदमी, कह रहे चुप रहो भाई। तो जो इन्होंने किया भी वो भी नहीं बता पाते त्रिपाठी जी, राहुल गांधी भी नहीं बोल पाते। क्या बोल रहे? नहीं तो बोलते नहीं अब तक। आईआईटी और आईआईएम में प्रवेश में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन अर्जुन सिंह करके गए भाई, ओपी सिंह जी। लेकिन नैरेटिव की मार क्यों उसकी नाम नहीं ले पाते कांग्रेसी? ये नैरेटिव की मार है कि राजीव जी ने कहा कि मूर्खों को आगे कर बैठाल दें क्या आरक्षण के नाम पर। पिछड़े के मन में बैठ गई कि भाई ये गांधी परिवार हमारे पक्ष का नहीं, बात खत्म हो गई। उस दिन से इनको कभी 272 सीट नहीं मिली। इसलिए मैं कह रहा हूं परसेप्शन महत्वपूर्ण है, परसेप्शन महत्वपूर्ण है मित्र। और एक बात मैंने कल भी कही थी ओपी सिंह जी, ये
कागज भेजने से कुछ नहीं होगा, बताने से ना। एक छोटी सी सलाह देता हूं, कल भी मैंने कहा था, आज फिर रखता हूं, और मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, क्योंकि सरकार में कभी कोई दूसरा भी आता है। जिन अधिकारियों ने ये 69,000 भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था ऐसी बनाई जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया, उन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करिए, उनको 24 घंटे के भीतर दंडित कर दीजिए। तब भी लगेगा कि हां चलो भाई कम से कम। और अगर वो दंडित भी नहीं हुए तो माना जाएगा कि जो कुछ हुआ था वो उसमें आपकी सहमति सहभागिता थी, आपने चीजें देखी और आपके निर्देशन से हुई। अगर अधिकारियों ने किया तो अधिकारी दंडित होने चाहिए। ये यूपीएससी वाले में भी यूपीएससी के अधिकारी दंडित नहीं होने चाहिए क्या त्रिपाठी जी? अगर प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध विज्ञापन जारी हो गया तो कैसे जारी हो गया? दंडित होने चाहिए ना। किसने जारी किया? केंद्र को रोकने की आवश्यकता क्यों आई, नौबत क्यों आई? ये बड़ा विषय है। मुझे लगता है इस पर नहीं जब तक सोचेंगे। और एक बात हमेशा मैं कहता हूं, आज फिर दोहराऊंगा, अधिकारी चुनाव नहीं लड़ते ओपी सिंह जी। क्या सरकार अधिकारी चलाते हैं और चुनाव अधिकारी नहीं लड़ते? ये इस देश का सच है। चुनाव में आपको ही जाना पड़ेगा। अपनी सरकार के उन फैसलों के लिए भी अखिलेश जी ही जिम्मेदार ठहराए गए 2017 के चुनाव में, जिन फैसलों में उनकी कोई भूमिका बहुत सीधी नहीं भी थी। लेकिन दूल्हा आप हैं तो जिम्मेदार भी आप होंगे, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।